सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुणेश कुमार और आज हम बात करेंगे समाचार की अवधारणा और प्रक्रिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज, हिंदी में समाचार, संस्कृत में वार्ता और उर्दू में खबर कहा जाता है। इसका प्रचलन 1550 यानी 15वीं सदी में हुआ था और इससे पहले 1423 में न्यूज, 1455 में नॉइज, 1523 में न्यूज, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था। अगर आप न्यूज के स्पेलिंग पर ध्यान दें तो ये होता है NEWS, अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसका अर्थ ये हुआ कि चारों दिशाओं से आने वाली प्रमुख सूचनाएं जो कि जनहित में है, जिसका लोगों पर असर पड़ेगा, ऐसी समस्त सूचनाएं समाचार का रूप लेती हैं। अब हम बात करते हैं कि समाचार की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने क्या दी है। तो एक बहुत ही प्रचलन में एक परिभाषा है और उस परिभाषा का नाम है कि जब कुत्ता आदमी को काटता है तो वो समाचार नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कुत्ते को काट ले तो वो समाचार है। और ये परिभाषा सन पत्रिका न्यूयॉर्क के पूर्व संपादक जॉन बी बोगार्ट ने दिया था। तो जॉन बी बोगार्ट ने ये परिभाषा दिया था। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबर जो अप्रत्याशित है, जो एक तरीके से कॉमन नहीं है, नेचुरल नहीं है, ऐसी समाचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं एक दूसरी परिभाषा है कि समाचार जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है और इस परिभाषा को दिया है जॉर्ज एच मैरिस ने। तो ऐसे में एक और परिभाषा ब्लूसले और कैंपबेल ने दी है कि समाचार किसी भी वर्तमान विचार, घटना या विवाद का ऐसा विवरण है जो सामान्य लोगों को आकर्षित करता है, अर्थात जिसका असर या प्रभाव साधारण लोगों में, सामान्य लोगों में, या ऐसा कह लें कि सभी पर, चाहे वो पाठक हो, दर्शक हो, श्रोता हो, सब पर उसका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। तो यदि हम इन परिभाषाओं को आपस में मिला दें तो ऐसा कहा जा सकता है कि समाचार किसी भी ताजी घटना, दुर्घटना, विचार, समस्या का विवरण है या रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि है, उनका इंटरेस्ट है, ताकि ये पता चले कि ये किस तरह से उन पर ये असर डालने वाली है। अब हम बात करते हैं कि समाचार के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। तो देखिए, न्यूज न्यू का फुल फॉर्म है या न्यू का प्लूरल फॉर्म है, जिसको बहुवचन बोलते हैं। तो न्यू का मतलब नया। तो अगर आपके खबर में कुछ नया है, कुछ अपडेट है, कुछ लेटेस्ट अपडेट है, तो वो समाचार महत्वपूर्ण है, जरूरी समाचार है। उसी तरीके से समसामयिकता, अर्थात करंट में क्या चल रहा है। यदि आप पुरानी बातों को बता रहे हैं तो वो समाचार नहीं है। हाँ, बैकग्राउंडर में आप किसी स्टोरी को, जो प्रेजेंट की स्टोरी है, उसके बैकग्राउंडर में आप पुरानी बातों को बता सकते हैं। तो समसामयिक होना चाहिए। इसके अलावा निकटता, आप देखते होंगे कि जो लोग जहां के रहने वाले हैं, अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति है तो वो चाहेगा कि दिल्ली की जो खबरें हैं, जो समाचार हैं, उन पर वो पहले इंटरेस्ट दिखाएगा। इसलिए निकटता भी एक महत्वपूर्ण जो है समाचार का तत्व है। प्रभाव, अब डीजल और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। प्रत्यक्ष प्रभाव उन पर पड़ेगा जिनके पास वाहन है और अप्रत्यक्ष प्रभाव उन पर पड़ेगा जिनके पास भले ही कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाने की वजह से उन पर सब्जियों के दाम महंगे हो जाएंगे। तो ये उन पर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव डालता है। और एक महत्वपूर्ण समाचार का तत्व है मानवीय अभिरुचि, जिसके ह्यूमन इंटरेस्ट कहा जाता है।
तो ऐसा कोई समाचार हो जिसमें लोगों का रुचि हो, उनको इंटरेस्ट आए। इसके अलावा असाधारण और अनोखापन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आप समाचार सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो यही होता है कि समाचार एक्यूरेट हो, सच हो, सही हो, यथार्थ हो। दूसरा, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। निष्पक्षता, आपको बायस्ड नहीं होना है। एक समाचार से जुड़े जितने पहलू हैं उन सभी को समान महत्व देना है। अगर आप समाचार शब्द पर गौर फरमाएं तो इसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस आचार, यानी समान आचरण। एक पत्रकार को किसी भी खबर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको समान भाव से देखना है। अपनी रिपोर्ट में सबको समान महत्व देना है, किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, निष्पक्ष रहना है। और इसी को संतुलन भी कहते हैं, बैलेंस बनाकर रखना। इसके अलावा स्रोत, एट्रीब्यूशन, सोर्सिंग, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आपको ऐसे सूचनाएं मिलती हैं जो एक सूत्र ने आपको बताया है लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका नाम या पहचान उजागर हो। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि आप उसका राइट टू प्राइवेसी, यानी उसकी प्राइवेसी की सम्मान करें और उसका सूत्र का नाम उजागर ना करें। अगर हम अब समाचार वर्गीकरण की बात करें कि अर्थात समाचारों का वर्गीकरण किस तरह से होता है, तो मुख्य तौर पर दो तरह के समाचारों का वर्गीकरण होता है। पहला हार्ड न्यूज, जिसको ठोस समाचार भी कह सकते हैं, और दूसरा मुलायम समाचार, जिसको सॉफ्ट न्यूज भी कहते हैं। तो हार्ड न्यूज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी खबरें जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसका बहुत बड़ा असर आपके जीवन पर होने वाला है। और ऐसे समाचारों में राजकीय यानी सरकारी समाचार, अगर सरकार की तरफ से, शासन और प्रशासन की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है तो उसका आप पर असर पड़ेगा। राजनीति, पॉलिटिकल न्यूज, कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है, राज्यों के समाचार हो गए, केंद्र सरकार की बात हो गई, तो ये भी एक हार्ड न्यूज का ही पार्ट है। इसके अलावा आतंकवाद, नक्सलवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे हैं। आर्थिक मुद्दे हैं, महंगाई बढ़ रही है या ब्याज दर घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं आपके जीवन पर असर जरूर पड़ता है। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, प्लेन क्रैश कर जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमेशा कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती रहती है। कभी भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है, तो ये सब हार्ड न्यूज है। इसके अलावा क्राइम, अपराध किसी भी तरह का हो, किसी के भी साथ हो, अपराध होता है और अपराध से जुड़ी हर खबर हार्ड न्यूज में आता है। इसके अलावा दंगे, फसाद, ये सब भी हार्ड न्यूज है। सॉफ्ट न्यूज की बात करें तो मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, कौन सी हिट हुई, कौन सी फ्लॉप हुई, कौन सी नई फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट हो गई, फिल्मों और टीवी जगत में क्या चल रहा है, इससे जुड़े हुए जो समाचार हो गए, तीज और त्योहार से जुड़े हुए समाचार हो गए, सांस्कृतिक समाचार हो गए, ये सब जो है आपका सॉफ्ट न्यूज में आता है। तो आपको ये समझना होगा कि इन दोनों समाचारों के बीच में कहीं ना कोई समानता भी होती है। जैसे अगर कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है और शूटिंग के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर वो हार्ड न्यूज का रूप ले लेगी। अब हम बात करते हैं समाचारों के सूत्र और स्रोत की। देखिए, संवाददाता, रिपोर्टर्स, पत्रकार जो फील्ड में काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं और उनको अपने सूत्र खुद ही डेवलप करना पड़ता है, उनको अपने सूत्र बनाने होते हैं। इसके अलावा उनको दिन भर के समाचारों का आकलन करना होता है, संकलन करना होता है और अपने ऑफिस में रिपोर्ट को फाइल करना होता है। इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति, जिसको प्रेस रिलीज भी बोलते हैं, सरकार की कई संस्थाओं से आपको प्रेस रिलीज भेज दी जाती है, रिपोर्टर के पास प्रेस रिलीज होती है, उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप प्रिंट मीडिया में काम करते हैं तो न्यूज के फॉर्मेट में जो न्यूज़पेपर का फॉर्मेट होता है उसमें आप लिखिए, टीवी मीडिया में काम कर रहे हैं तो टीवी के अकॉर्डिंग उस प्रेस रिलीज को लिखिए और उसको सरल, सहज और स्वाभाविक भाषा में लिख करके प्रस्तुत कीजिए।
समाचार समितियां यानी न्यूज एजेंसी एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर की बात करें या न्यूज चैनलों की बात करें तो सब जगह उनके रिपोर्टर्स नहीं होते। ऐसे में वो लोग न्यूज एजेंसियों की सेवाएं लेते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, एनुअली भी होता है। उसके लिए जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूज एजेंसी को पे करता है। इसके बाद आपको न्यूज एजेंसी की तरफ से बहुत सारी खबरें भेज दी जाती हैं। आप उसको दोबारा से लिख करके आप उसको दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रमुख न्यूज एजेंसियों की बात करें तो जैसे इंडिया में ANI है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। इसके अलावा विदेशों की अगर न्यूज एजेंसी की बात करें तो आपका AP है, अमेरिका की है, AFP फ्रांस की है, रॉयटर एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है ब्रिटेन की, हमारे इंडिया में PTI है, UNI है। तो इस तरह से न्यूज एजेंसियों से भी आपको खबरें मिलती हैं। समाचारों के सूत्रों की बात की हमने, और इसके अलावा बात करते हैं अब कि कहां कहां से समाचार आपको मिल सकते हैं। दरअसल आपका समसामयिक आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से फील्ड में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, कहां पर कौन सी प्रेस रिलीज आने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां पर होने वाली है जहां पर आपको जाकर अटेंड करना है। इसके अलावा स्थानीयता या निकटता, ज्यादातर जो पाठक होते हैं वो अपने आसपास के गांव, जिले या कस्बे की खबर को जानना चाहते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर्स में अंदर के जो पेजेस होते हैं वो सिटी स्पेसिफिक होते हैं कि फतेहपुर जिला है या कानपुर जिला है, ताकि उस जिले से जुड़ी हुई खबरों को आप पढ़ सकते हैं। ऐसे एक खेल का पृष्ठ होता है जिसमें खेल से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। तो जिस भी पाठक को स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़नी है वो खेल के पेज में जाकर के पढ़ सकता है। इसके अलावा विवाद, हिंसा या संघर्ष, इन सब से जुड़ी हुई बहुत सी खबरें आती हैं और इन खबरों के चयन में और इनकी रिपोर्टिंग में आपको विशेष सावधानी बरतनी होती है। इसके अलावा सरकारी और राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। सरकारी गजट में क्या हो रहा है, कौन सा नया कानून पेश किया जा रहा है, अध्यादेश क्या है, संसद में जो कार्रवाई हो रही है उससे क्या निकल कर आ रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं और इनसे जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं वो समाचार ही कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर धारा 370 हटा दी गई तो इसका क्या असर होने वाला है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका प्रस्तुतिकरण करना अनिवार्य है। इसके अलावा विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, परियोजनाएं हैं। आप देखते होंगे मेट्रो ट्रेन का जो है परियोजना बढ़ रही है, नई नई लाइनें खुल रही हैं, तो उनमें क्या अपडेट है, क्या जो विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं वो समय से पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा कि मुंबई में हाल ही में एक मेट्रो का निर्माण हो रहा था, उसके लिए हजारों जो है पेड़ों को काटा गया। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए आप विनाश ना करें, हमारी प्रकृति से छेड़छाड़ न करें। इसलिए इससे जुड़े हुए जो सूचनाएं हैं, जो खबर है, उसका विश्लेषण है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा मौसम आप देखते होंगे कि कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बेमौसम बारिश हो रही है। इसके अलावा मानसून से जुड़ी हुई जो सूचनाएं होती हैं, ये सब भी समाचार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। और खेल, स्पोर्ट्स में बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है। अब देखिए, जब खेल की बात होती है तो खेल का अर्थ सिर्फ क्रिकेट नहीं होता है। क्रिकेट के अलावा हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उससे जुड़ी हुई खबरों को आपको प्रस्तुत करना चाहिए। खेल संवाददाता होते हैं, उनको हर एक खेल के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो हॉकी की बात हो, कबड्डी की बात हो, ओलंपिक गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इन सब की उसको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे समाचार होते हैं जिनका फॉलोअप करना जरूरी होता है, क्योंकि आप फॉलोअप करते हैं तो पता चलता है उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट हुआ है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो न्यू है, इसलिए वो न्यूज है। इसलिए फॉलोअप से भी आपको बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, उनसे समाचार बनते हैं। पत्रकार वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
और ज्यादातर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी पहले से सूचना दे दी जाती है। और जो रिपोर्टर जिस बीट को कवर करता है, बीट एक जर्नलिज्म का एक टर्म है जिसका अर्थ होता है ऐसे पत्रकार जो किसी एक स्पेसिफिक बीट पर काम करते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल बीट कवर करता है, तो कोई फाइनेंस की बीट कवर करता है, कोई फॉरेन की बीट कवर करता है, तो कोई क्राइम की या फिर कोर्ट की। तो हर एक जर्नलिस्ट को पता होता है, रिपोर्टर को पता होता है कि वो किस बीट पर काम कर रहा है और उससे जो जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कब होने वाली है, तो वहां पर उसको अटेंड करना होता है और अपने सवाल पूछने होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू भी एक महत्वपूर्ण बात होती है जहां पर आप समाचार उससे निकल जा सकता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप आर्मी चीफ का इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि किस तरीके से गलवान घाटी में हाल ही में हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो क्यों शहीद हुए, चीन को लेकर के हमारी सेना की क्या रणनीति है। हालांकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि गोपनीय रखे जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ जरूरी बातों को ही आपको बताया जाता है और इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आपको आसानी से आप लाइनअप कर लें किसी भी आर्मी चीफ को या नेवी चीफ को या एयरफोर्स चीफ को, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो देश हित में हैं उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो इस तरीके से आप इसके अलावा दूसरे सेक्टर से जो जुड़ी हुई खबरें हैं कि जैसे डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, विश्व में कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं लेकिन हमारे देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। दिल्ली में तो डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में आप किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं जो तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं या पीआरओ हैं या फिर डायरेक्ट जो मिनिस्टर हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट से आए दिन कोई ना कोई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में सीबीएसई के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि परीक्षाओं को जो है पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और लगातार कोरोना से जुड़े हुए संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा कोर्ट में आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जो विवाद था, इतना पुराना विवाद था, उसका जो है कोर्ट ने फैसला किया। तो ये कोर्ट से भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, महत्वपूर्ण समाचार मिलते हैं। पुलिस विभाग जो क्राइम बीट कवर करते हैं उनका पुलिस में एक अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि वहां पर आपको उनके एरिया से जुड़ी हुई जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनकी जानकारियां आपको मिलती हैं। इसलिए आपको जो एक रेगुलर तौर पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो कवर करना होता है ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। कहीं पर कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम का पुलिस ने खुलासा कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि कौन आरोपी थे, वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। तो इसको लेकर के भी आपको पुलिस के साथ लगातार संपर्क में रहना होता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बातें हैं कि कहीं ना कोई सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां भी होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर में भी बहुत सी गतिविधियां होती हैं, उन सबको भी आप कवर कर सकते हैं क्योंकि वहां से भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो ये सारी बातें आपके महत्वपूर्ण हो गई। अब हम बात करते हैं कि पत्रकारों के गुण क्या होते हैं, क्या क्या आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास जो है ये जानकारी होनी चाहिए, मूलभूत योग्यताएं होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। देखिए, पुराने जमाने के जितने भी पत्रकार थे उन्होंने कोई एक पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की थी, कहीं से उन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री नहीं ली थी, लेकिन वो बहुत अच्छे पत्रकार थे। जैसे आप बात करें महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, पत्रकारिता की नहीं, लेकिन उन्होंने यंग इंडिया निकाला, इंडियन ओपिनियन निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात कर लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर लीजिए। तो ये सब पुराने जमाने के बड़े पत्रकार, प्रभावी पत्रकार रहे हैं। लेकिन आज के जमाने की बात करें तो पत्रकारिता को भी अब एजुकेशन सेक्टर से जोड़ दिया गया है और ये एक अच्छी बात है ताकि एक प्रोफेशनल लर्निंग आपकी हो सके। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, तो ये एक अच्छी बात होती है। इसके अलावा जो बेसिक क्वालिटीज हैं उनमें से है न्यूज सेंस और नॉलेज, यानी ज्ञान और समाचारों की समझ। आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो अब ये नन पुरानी कहावत हो गई, नए में क्या है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन, यानी किसी न किसी एक विधि में, एक सेक्टर में, एक फील्ड में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोर्ट कवर करना चाहते हैं
तो हमारे देश में कोर्ट की क्या प्रक्रिया है, कानून की क्या समझ है, ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरीके से आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी, एंटरटेनमेंट का भी, पॉलिटिक्स का भी, क्योंकि आपको किसी भी फील्ड की न्यूज कवर करनी पड़ सकती है, लेकिन कोई एक खास ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसमें आपको महारत हासिल है। इसके अलावा कहीं पर अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको आपको सूंघने की क्षमता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं नोज फॉर न्यूज। ये बहुत जरूरी है। आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, संतुलित रहना है, धैर्य रखना है और अथक परिश्रम करना है, क्योंकि बहुत मेहनत है और बहुत संघर्ष है पत्रकारिता के जगत में। इसके अलावा आपको अपने सोर्सेस बनाने की कला आनी चाहिए, जनसंपर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको जो भी खबर दी जा रही है उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, उसका सत्य परीक्षण करना चाहिए और संदेह की प्रवृत्ति होना चाहिए। आपको डाउट होना चाहिए कि ये जो खबर मुझे दी जा रही है, इस सूत्र ने बताया है, क्या ये सच है? उसको हमेशा दूसरे सूत्र से क्रॉस चेक करो, कंफर्म करो, ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म करो। इसके बाद उस खबर को आप प्रसारण कर सकते हैं या प्रसारित कर सकते हैं। प्रेशर बहुत होता है, सो वर्क अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, और ये प्रेशर में आपको अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट देनी है, इसलिए आपको दबाव सहने की जो है क्षमता होनी चाहिए। लेखन शैली आपको पता होना चाहिए कि आपको किस माध्यम के लिए कैसे समाचारों को लिखते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, तकनीकी ज्ञान। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, स्मार्टफोन्स का जमाना है, मोबाइल जर्नलिज्म हो रहा है। मोबाइल के माध्यम से आप अपनी रिपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, कवर करते हैं और फिर उसको एडिट करके आप फाइल करते हैं। इसलिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। रिपोर्टिंग के प्रकार की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर मोटे मोटे दो तरह की रिपोर्टिंग होती है। एक तो जनरल रिपोर्टिंग होती है, इसको रूटीन रिपोर्टिंग भी बोलते हैं, और जिसमें मीटिंग है, भाषण है, कहीं कोई समारोह है, ये आपको कवर करना होता है। दूसरा होता है विशेष रिपोर्टिंग, जिसको स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग बोलते हैं, और यहीं पर बीट जो शब्द है, टर्म है जर्नलिज्म का, उसका प्रयोग होता है। इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर किसी को खेल में इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स बीट को कवर करेगा, ऐसे क्राइम बीट को कवर करने वाला रिपोर्टर अलग होगा, एजुकेशन बीट को कवर करने वाली बातें अलग हो गई। इसके अलावा राजनीति, व्यापार, ये सबसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो विशेष रिपोर्टिंग में आता है। खोज परख, जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, बहुत डिटेल्ड रिपोर्टिंग होती है। स्टिंग ऑपरेशन होता है, जिसमें कि आप बताते हैं कि कोई नई खुलासा करते हैं, कोई भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप किस तरह की रिपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं। तो जब आप कब रिपोर्टर होते हैं, यानी कब रिपोर्टर का मतलब ट्रेनी रिपोर्टर, कि आपने अभी भी कोर्स किया है और आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन मीडिया का ज्वाइन किया है, तब आपको एक जनरल बीट दी जाती है कि आप देखिए एमसीडी को कवर कीजिए कि क्या हो रहा है उनके इलाके में, कहाँ पर पानी की समस्या है, सड़क सही नहीं है, बारिश का मौसम आने वाला है और वहां पे सड़कों में गड्ढे हैं। तो इस तरीके से जनरल बीट आपको कवर करना होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे फिर आप जो है आगे चल के स्पेशलाइज्ड बीट भी कवर कर सकते हैं, और आपका उस बीट में इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक पत्रकार को बहुत अच्छा पढ़ाकू होना चाहिए, उसको अपना नॉलेज इनहेंस करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए अपने ज्ञान को। इसके लिए उसको पढ़ने की आदत डालना चाहिए। साहित्य आप पढ़िए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उससे जुड़ी हुई किताबों को पढ़िए और अपनी लेखन शैली को दुरुस्त कीजिए। इस तरह से आपको एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और इस तरह से आप अपने देश और समाज की सेवा कर सकते हैं।